पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना को जाना था और जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में हमने देखा था कि जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का इस तरह से उत्सर्जित होना प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस घटना के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। आज इसी घटना के बारे में हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं उस टाइम से जब ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हुई थी या ये घटना अस्तित्व में आई थी। तो इसकी खोज सबसे पहले हर्ट्ज ने 1887 में की थी। यहाँ पर हम ये जो चित्र देख रहे हैं ये एक प्रायोगिक व्यवस्था है जो हर्ट्ज विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पादन के लिए उन्होंने बनाया था। क्योंकि हर्ट्ज प्रयोग तो कर रहे थे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पादन के संबंध में, खासतौर से रेडियो तरंगों के संबंध में। रेडियो तरंगें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं और इसी प्रयोग के दौरान एक्सीडेंटली प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई। तो इस प्रयोग में क्या था कि ये धातु की 2 प्लेटें हैं और इनके साथ ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और ये गोले के रूप में इनके किनारे हैं और इनके बीच हम हाई वोल्टेज लगाते हैं इंडक्शन कॉइल के माध्यम से। अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है और सामने एक डिटेक्टर है रिंग के फॉर्म में जिसका ये सिरा खुला हुआ है। यहाँ पर भी 2 गोले होते हैं। तो प्रयोग में जब हम यहाँ पर हाई वोल्टेज लगाते हैं तो यहाँ एक स्पार्किंग होती है और परिणाम स्वरूप इस डिटेक्टर में भी ये गोलों के बीच स्पार्किंग होती है। तो यहाँ पर स्पार्किंग होना ये बताता है कि यहाँ से विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलकर यहाँ तक पहुँच रही हैं। तो अब प्रयोग में क्या था कि हर्ट्ज ने इन इलेक्ट्रोडों पर अल्ट्रावायलेट विकिरण यानी पराबैंगनी विकिरण को आपतित किया। तो जैसे इस पर पराबैंगनी विकिरण डाला तो उन्होंने देखा कि जो डिटेक्टर में जो स्पार्क है, स्पार्क वोल्टेज बढ़ गया। मतलब कि प्रकाश डालने से वोल्टेज के मान में परिवर्तन हो जाना। वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित घटना है, इसलिए इसका नाम पड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश डालने से वोल्टेज चेंज हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ इस बारे में उस समय कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका। लेकिन हर्ट्ज के 1 साल बाद ही हाल्वेस ने एक प्रयोग किया, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। हाल्वेस ने 1888 में एक जिंक यानी जस्ते की प्लेट ली और इस प्लेट को एक स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से जोड़ा। आप जानते होंगे कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग हम ये चेक करने में करते हैं कि वस्तु पर आवेशित है या नहीं है, या वस्तु पर आवेश आया। तो जिंक की प्लेट पर हाल्वेस ने अल्ट्रावायलेट विकिरण को आपतित किया और आपतित करने के बाद कुछ रिजल्ट निकाले। उन्होंने देखा कि अगर मान लीजिए ये प्लेट शुरू में उदासीन है यानी प्लेट पर कोई आवेश नहीं है, तो अल्ट्रावायलेट विकिरण डालने पर ये जो है धन आवेशित हो गई। शुरू में उदासीन थी लेकिन जैसे ही अल्ट्रावायलेट विकिरण डाले गए तो ये धन आवेशित हो गई। और अगर इसको ऋणावेशित करके अगर यहाँ पर लगाएं तो विकिरण डालने पर पाया उन्होंने कि ये उदासीन हो गई। तो इससे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि निश्चित रूप से कि अल्ट्रावायलेट विकिरण के टकराने से यहाँ से कोई ऋणावेशित कण निकलने चाहिए। तो क्लियर बात है, अगर ये उदासीन है तो ऋणावेशित कण बाहर निकलेंगे तभी ये धनावेशित होगी, और अगर ये ऋणावेशित है तो ऋणावेशित कण जब बाहर निकलेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इतना अनुमान हाल्वेस ने उस समय लगाया, लेकिन ये ऋणावेशित कण क्या है उस समय तक पता नहीं था। इसके कुछ साल बाद एक और प्रयोग लेनार्ड ने किया। लेनार्ड ने जो है एक क्वार्ट्ज का बल्ब लिया। ये क्वार्ट्ज का बल्ब है जिसके अंदर निर्वात, और इसके अंदर 2 जिंक यानी जस्ते की प्लेटें लगाई इलेक्ट्रोड के रूप में, और इनका संबंध
इस तरह से एक बैटरी से किया और साथ में एक माइक्रो अमीटर भी लगा दिया। और यहाँ पर देखा कि जब इसकी प्लेट पर जो बैटरी के ऋण से जुड़ी हुई है, जिसको हम कैथोड भी बोलते हैं, और दूसरी प्लेट जो इस धन से जुड़ी हुई है, इसको एनोड बोलते हैं, तो इस पर जब हम अल्ट्रावायलेट विकिरण आपतित किए गए, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट विकिरण आपतित किए, तो उन्होंने पाया कि इस परपथ में करंट बहना प्रारंभ हो गया। अमीटर लगा हुआ, अमीटर से पता चला कि करंट बह रहा है। जब इस पर रेडिएशन को डालना बंद किया तो करंट का बहना रुक गया। तो यहाँ से भी एक निष्कर्ष निकला कि निश्चित रूप से कैथोड से कोई ऋणावेशित कण निकल करके इस पर आ रहे हैं। लेकिन जब थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की, उसके 1-2 साल बाद लेनार्ड ने इसको पूरा क्लियर किया कि निश्चित रूप से ये जो कण हैं जो बाहर निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ही हैं, क्योंकि इससे पहले तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हो पाई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाने के बाद पता चला कि इस घटना में जो है प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इसके इस तरह से इसको पता चलने के बाद लेनार्ड ने, हाल्वेस ने, मिल्कन ने बहुत से प्रयोग किए इस घटना के संबंध में, ये पता लगाने के लिए कि जो रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन की अपनी फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है, तरंगदैर्ध्य होता है, तो आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य बदलने से करंट की वैल्यू किस प्रकार बदलेगी। करंट की वैल्यू बदलना मतलब इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलना, फिर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उतना ज़्यादा करंट होगा। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने द्वारा कई प्रयोग किए गए और उन प्रयोग से जो निष्कर्ष निकले उनको हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। तो ये नियम क्या थे, इनको हम पहले एक बार पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर हम बताएंगे कि ये नियम किस तरह से निकाले गए। तो पहले नियमों को देख लेते हैं कि नियम क्या थे। तो इस घटना में जो नियम थे जरा यहाँ से देखें। तो जो पहला नियम था जो देखा गया इस प्रयोग के द्वारा कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर अर्थात प्रकाश वैद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लिया था, लेकिन बाद में प्रयोगों द्वारा पाया गया कि अलग अलग धातु हैं। यहाँ पर धातु जिंक की थी, लेकिन और भी धातुएं ये घटना प्रदर्शित करती हैं। जिंक के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का उपयोग किया था, लेकिन अन्य धातु थी जैसे सोडियम, पोटेशियम, उनसे दृश्य प्रकाश से भी ये घटना घटित होती थी। तो ये विभिन्न धातुओं के साथ इस प्रयोग को दोहराया गया और प्रयोगों से कुछ निष्कर्ष निकाले गए। वही निष्कर्ष प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम है। तो पहला नियम क्या था, तो प्रयोग में ये पाया गया कि अगर इस प्रकाश की हम तीव्रता बढ़ाएंगे, तीव्रता बढ़ने का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है जिससे प्रकाश आ रहा है, और इस बल्ब को हम जलाने के लिए कोई बैटरी वगैरह लगाएंगे, और अगर इस बैटरी का वोल्टेज हम बढ़ाते जाएं तो इससे निकलने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी तो हम कहेंगे तीव्रता बढ़ रही है। ठीक है, बेसिकली तीव्रता का मतलब है किसी भी सतह पे जो प्रकाश आ रहा है तो उसके इकाई क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में कितनी प्रकाश ऊर्जा आ रही है, वो तीव्रता कहलाती है। तो अगर हम तीव्रता बढ़ाएंगे तो ये देखा गया कि करंट का मान बढ़ रहा है। इस करंट को जो हम कहेंगे प्रकाश विद्युत धारा। ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएंगे सर्किट में तो करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन की उल्टी होती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के कारण जो करंट बहेगा सर्किट में उसको हम कहेंगे प्रकाश विद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो प्रयोग में क्या पाया गया कि अगर हमें तीव्रता को बढ़ाएंगे तो इस करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, अब वो भी समानुपाती रूप से बढ़ेगी। समानुपाती का मतलब कि अगर तीव्रता दुगुनी करेंगे तो करंट दुगुना होगा, तीव्रता 3 गुनी करेंगे करंट 3 गुना होगा। लेकिन करंट के बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा संख्या में यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं। तो चाहे हम कहें करंट या कहें 1 सेकंड में या प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या,
यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर, ये समानुपाती होती है। ये प्रयोग से निष्कर्ष निकला। दूसरा जो निष्कर्ष था वो था कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। जब धातु प्रयोग में ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो निकलते समय इनमें कुछ वेग होता है, मतलब इनमें कुछ गतिज ऊर्जा होती है। धातु की सतह से निकलेंगे तो कुछ वेग लेकर के निकलेंगे, इनके पास कुछ ना कुछ शुरुआत में वेग होगा, यानी गतिज ऊर्जा है। तो प्रयोग में देखा गया कि अगर हम तीव्रता को बढ़ाएं या घटाएं तो इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन अगर हम जो प्रकाश आ रहा है या जो विकिरण आ रहा है उसकी आवृत्ति बदल दें, आवृत्ति को चेंज कर दें, तो इनकी ऊर्जा में जरूर अंतर आ जाता है। यानी जो इस घटना में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होंगे उनकी जो ऊर्जा है वो आवृत्ति के साथ चेंज होगी। और किस तरह से चेंज होगी? रैखिक रूप से, रैखिक रूप से बढ़ती है। रैखिक रूप से बढ़ने का मतलब ये हुआ कि यहाँ देखें कि अगर हम आवृत्ति और गतिज ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचें तो एक ग्राफ सरल रेखा तो होगा, लेकिन ये समानुपाती नहीं है। समानुपाती होगा तो इस मूल बिंदु से होकर जाएगा। तो रैखिक रूप से बढ़ने का मतलब यह है कि इसके बढ़ने पर, यानी आवृत्ति के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा तो बढ़ेगी, लेकिन समानुपाती नहीं है। यानी अगर आवृत्ति दुगनी होगी तो गतिज ऊर्जा दुगनी नहीं होगी, दुगनी से कम हो सकती है। तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा, जो अपन आगे बात करेंगे इस ग्राफ को भी लेकर के। और अगला जो महत्वपूर्ण रिजल्ट था कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान एक निश्चित आवृत्ति से कम होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक धातु है और इस पर हम विभिन्न रंगों के प्रकाश को आपतित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए लाल रंग का प्रकाश आपतित कर रहे हैं, कि अलग अलग रंग के प्रकाश की आवृत्ति अलग अलग होती है। मान लीजिए हमने लाल रंग के प्रकाश को आपतित किया और इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। लाल के बाद हमने पीला प्रकाश आपतित किया और पीला प्रकाश को आपतित करने से भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। इसके बाद हमने हरा प्रकाश ग्रीन, इसको आपतित किया और मान लिया कि इलेक्ट्रॉन निकल गया। हरा प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन निकल गया। और इसके बाद हमने बैगनी प्रकाश डाला, वॉयलेट, तो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो मतलब कि ग्रीन, हरा प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसके बाद का प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। हरे प्रकाश से कम आवृत्ति का प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। अब देखें श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उन्हीं का सीक्वेंस लिया है हमने। लाल की आवृत्ति सबसे कम होती है और रंग बीच में उनकी नहीं लिया, 2-3 रंग लिए हुए हैं। येलो की आवृत्ति उससे ज़्यादा होती है, ग्रीन की आवृत्ति उससे ज़्यादा होती है, वॉयलेट की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो मान लीजिए तो हरे प्रकाश को आपतित करने से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन इससे कम पे नहीं निकल रहा। तो अगर इसी धातु पर हम येलो लाइट डालें और इस समय इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन प्रयोग ये बताते हैं कि इस समय जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, हम इस प्रकाश की तीव्रता कितनी भी बढ़ा दें, इलेक्ट्रॉन फिर भी नहीं निकलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो हम प्रकाश यूज कर रहे हैं उसकी आवृत्ति एक निश्चित मान से के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। जैसे इस केस में वो निश्चित आवृत्ति कौन सी है? ग्रीन, यानी हरे प्रकाश की आवृत्ति है, वो न्यूनतम आवृत्ति होगी। तो इसी न्यूनतम आवृत्ति को हम कहते हैं दहली आवृत्ति और न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट था प्रयोग का। तो नियम क्या हुआ कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान एक निश्चित आवृत्ति, जिसको हमने न्यू जीरो से इंडिकेट किया हुआ है, इससे कम होगा तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे हम तीव्रता कितनी भी क्यों ना बढ़ा दें। और इस निश्चित आवृत्ति को हम कहते हैं दहली आवृत्ति। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। ऐसा क्यों होता है, हम पहले इसको
प्रयोग में ये कैसे निकाला गया इसको निकालेंगे, और जब व्याख्या करेंगे क्वांटम थ्योरी से तो इसका रिजल्ट आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एक लास्ट जो नियम है वो सिंपली ऑब्जर्व होता है कि जैसे ही धातु पर प्रकाश आपतित होता है उसी टाइम पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ऐसा नहीं कि प्रकाश आएगा उसके 2-4 मिनट बाद या 5-6 सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे ही प्रकाश टकराता है उसी क्षण ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। सो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इलेक्ट्रॉन का प्रकाश का आपतित होना और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इसके बीच में कोई टाइम लैग या समय पश्यता नहीं होती है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नियम प्रयोग द्वारा किस प्रकार निकाले गए। इनकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे और फिर उसके बाद इसकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत से करेंगे।